नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं आज वैक्सीन का काउंटडाउन। आज हम बात करेंगे वैक्सीन को लेकर। अगर वैक्सीन की बात हो रही है तो ऐसे में इंतजार तो लगातार वैक्सीन का हो रहा है और ऐसे में 100 देश हैं दुनिया के जो लगातार वैक्सीन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग संस्थानों में वैक्सीन हो रही है। चीन हो, अमेरिका हो, लंदन हो, सभी ये दावा कर रहे हैं कि हम वैक्सीन बनाने में सबसे आगे हैं। लेकिन बात अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जाए तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अब अपने ट्रायल के आखिरी दौर में है, जहां वो ये कहती नजर आ रही है कि पहले बंदरों फिर इंसानों पर सफल होने के बाद अब हम आखिरी चरण में भी सफल होंगे और 1 साल के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सभी को, खासतौर पर पूरी दुनिया को वैक्सीन मिल जाए। 90 लाख के पार इस वक्त दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है और ऐसे में सब हाहाकार करते हुए नजर आ रहे हैं। त्राही त्राही हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक जान भी गंवा चुके हैं। आज हम वैक्सीन को लेकर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे ऐसे आम सवाल जो आपके मन में होंगे कि अगर वैक्सीन का फाइनल ट्रायल पूरा हो जाता है तो उसे आने में कितना वक्त लगेगा। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी जो चीज है वो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर भारत ने भी एक करार किया है जिसमें जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का वो शुरू हो चुका है। उस पर भी कई सवाल हमारे होंगे कि वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के सफल होने से पहले क्या वैक्सीन का निर्माण बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है। ये इन तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर डेवलपमेंट के लिहाज से 13 एडवांस्ड वैक्सीन कौन कौन है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की अगर बात करें तो एस्ट्राजेनेका जो पीएलसी फाइनल स्टेज में इस वक्त पहुंच चुके हैं और सबसे ज्यादा भरोसा इसी पे जताया जा रहा है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैंसिनो बायोलॉजिकल इंक जो स्टेज 2 पे है, यानी कि चीन द्वारा बनाई जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीजेस और मॉडर्न आईएनसी ये भी स्टेज 2 में है। वुहान की इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और साइनोफार्म जो कि स्टेज 1 और 2 के बीच में है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स साइनोफार्म की अगर बात करें वो भी 1 और 2 के बीच में है। साइनोवैक एक और वैक्सीन जो स्टेज 1 और 2 के बीच में है। इसके साथ ही बायोएनटेक, फोसन फार्मा, फिजर प्लेटफॉर्म आरएनए स्टेज 1 और 2 के बीच में है। नोवावैक्स की अगर हम बात करें तो ये भी इसी स्टेज में बताई जा रही है। ये तमाम वैक्सीन हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थानों द्वारा बनाई जा रही हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की अगर हम बात करें तो स्टेज 1 में पहुंच चुकी है। इनोवियो जो फार्मास्यूटिकल्स स्टेज 1 में बताई जा रही है। इसके साथ ही गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेज 1 में है। इंपीरियल कॉलेज लंदन जो लगातार वैक्सीन बना रहा है। क्योरविक की अगर हम बात करें वो भी स्टेज 1 में है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रायल के लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की अगर हम बात करें और एस्ट्राजेनेका पीएलसी की एक्सपेरिमेंट वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। ये दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो इस स्टेज में पहुंची है। इसके साथ ही CHAdOx1 एंड कोविड-19 वैक्सीन अब 10,260 लोगों को दी जाएगी। इस वैक्सीन का ट्रायल यूनाइटेड किंगडम के अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राजील में भी लगातार किया जा रहा है। इसके साथ ही लंदन के इंपीरियल कॉलेज की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 में है। ये आरएनए बेस्ड वैक्सीन है और आरएनए पर आधारित क्यूरवैक की वैक्सीन भी ट्रायल के पहले दौर में है। इसके अलावा गेमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स और चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की वैक्सीन भी डेवलपमेंट रेगुलेशन के फर्स्ट फेज में है। फिलहाल हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया जुड़ेंगे जो एंटी कोरोना फोर्स के खास तौर पर चीजों को हम तक पहुंचाएंगे और वो इससे लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोहित भाना हमारे साथ जुड़ेंगे जो इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नंद किशोर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे जो एक्स एडिशनल डायरेक्टर आयुर्वेदिक संस्थान से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर रोहित भाना जी, मैं आप ही के पास आती हूँ। इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पर अगर आप देखें तो जब हम काउंटडाउन की बात कर रहे हैं और आखिरी स्टेज में, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा इस वक्त ऑक्सफोर्ड को लेकर जताया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस पर काम कर रही है जिस वैक्सीन पर, और वो कह रही है कि हम ट्रायल के आखिरी फेज में हैं, तो ऐसे में कितना समय लग सकता है, क्योंकि आम लोगों को ये
बहुत बेताबी है जानने की कि कोरोना से लड़ने के लिए एक वैक्सीन ही कारगर साबित हो सकती है। ऐसे में कितना समय इसमें और लग सकता है? देखिए प्रिया जी, इसमें 2 या 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि वैक्सीन कितनी जल्दी, कौन सी वैक्सीन सबसे पहले आती है। दूसरी बात ये है कि कौन सी वैक्सीन सबसे सेफ या और इफेक्टिव, सेफ एंड इफेक्टिव, दोनों सेफ भी और इफेक्टिव भी साबित होती हैं। और तीसरी चीज ये कि कौन सी वैक्सीन लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देती है। ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं समझनी। जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, उसका जो टेक्निकल नेम है CHADOX1, CH स्टैंड्स फॉर चिंपैंजी, AD एडिनोवायरस। तो वो चिंपैंजी से डिराइव्ड एडिनोवायरस के ऊपर बेस्ड है उसका मेन उसका स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का DNA इंट्रोड्यूस करा के और उसको एक स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की क्षमता बनाकर उसको वैक्सीन में कन्वर्ट करते हैं कोरोना वायरस के लिए। और OX1 ऑक्सफोर्ड में बन रही है, 1 इसलिए, और CH इसलिए भी वो कह रहे हैं क्योंकि चर्चिल हॉस्पिटल उनका मेन ऑक्सफोर्ड में प्लेस है जहां डेवलपमेंट चल रही है वैक्सीन की। ये तो हो गई बेसिक बात। कब तक आ रही है? पहले वो कह रहे थे सितंबर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, एस्ट्राजेनेका के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सितंबर में हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्टार्ट कर देंगे। लेकिन परसों एड्रियन हिल का जो इंटरव्यू आया, वो एड्रियन हिल ने साफ कहा है कि अभी हम लोग जनरल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं वैक्सीन रिसर्च के, एड्रियन हिल, उन्होंने साफ कहा कि हम अक्टूबर से पहले वैक्सीन को नहीं रोल आउट कर सकते क्योंकि फेज 3 में अभी जस्ट वो एंटर ही करे हैं। और अभी 10,200 समथिंग यूके में लोग एनरोल किए हैं, ब्राजील में कर रहे हैं, कीनिया में करने का प्लान है, साउथ अफ्रीका में स्टार्ट कर दिया है ट्रायल। तो ये 3-4 जगह ट्रायल चल रहा है। अमेरिका में 20-30 हजार लोगों को एनरोल करने का एस्ट्राजेनेका का प्लान है। तो इनके फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट्स हमें सितंबर से पहले नहीं मिलेंगे, सितंबर मिडल या सितंबर एंड तक। तो लाइकलीहुड है कि पहला उसका रोल आउट जो है वो अक्टूबर मिडल या अक्टूबर एंड से पहले नहीं होगा। और जो करंट थॉट प्रोसेस है ब्रिटेन में, जो मुझे समझ में आ रहा है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट से और एम्पीरियल और ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, जनरल इंस्टीट्यूट से, वो ये है कि इनिशियली वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रोल आउट करेंगे, उसके बाद वो लोग उसको जनरल पब्लिक के लिए करेंगे। एस्ट्राजेनेका बनाएगी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास भी लाइसेंस है उसका, वो भी स्केल अप करेगा। लेकिन अब इसमें दूसरी बात ये आती है कि कितनी इफेक्टिव होगी और कितनी सेफ होगी, ये हम वेट कर रहे हैं फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल से। जो तीसरा क्वेश्चन है कि वो कितनी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देगी, ये अभी रिसेंट कपल ऑफ वीक्स में क्वेश्चन ज्यादा फ्लेयर अप हो गया है। उसके 2 रीजन थे। एक तो अभी 2 हफ्ते पहले एक और स्टडी आई है जिसमें ये डाउट आया है कि कोरोना वायरस की इम्यूनिटी शायद 3 से 6 महीना ही लास्ट करती है और उसके बाद वो इम्यूनिटी लैप्स हो जाती है। तो दिस हैज पुट ए क्वेश्चन कि क्या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हर 6 महीने में देनी पड़ेगी या हर 1 साल में देनी पड़ेगी। करंट थॉट ये लग रहा है कि वो हर 1 साल बाद रिपीट होगी, बट ये भी हो सकता है कि हर 6 महीने बाद रिपीट करनी पड़े। इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं मिला है, ऑक्सफोर्ड के पास भी नहीं है और बाकी साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। बिल्कुल। और रोहित बैरज जी, जो चीजें आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पर, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, आपने जिन जिन चीजों का जिक्र किया है, क्योंकि आम लोग इन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ, वो इंतजार कर रहे हैं कि वैक्सीन कब तैयार होगी। ऐसे में नंद किशोर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो एक्स एडिशनल डायरेक्टर हैं आयुर्वेदिक संस्थान के। बहुत स्वागत है नंद किशोर जी आपका। नंद किशोर जी, मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस वैक्सीन के ट्रायल की आखिरी फेज की, और उससे पहले ही उसने भारत के साथ भी हाथ मिलाया। अगर मैं बात करूं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो प्रोडक्शन का काम वहां पर शुरू हो चुका है। इसे क्या माना जाए कि आखिरी ट्रायल से पहले, ट्रायल के आखिरी फेज से पहले प्रोडक्शन का काम शुरू कर देना क्या सही है? वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज देखें कि इसके बाद भी 6 महीना टाइम लगेगा उनको इसको प्रूव करने में, वैक्सीन को प्रूव करने में 6 महीने का टाइम और लगेगा, जैसा कि बता रहे हैं। और ये जो वैक्सीनेशन बता रहे हैं, जो लंग्स में एक्सीडेंट होगा उसको सामने रख के बना रहे हैं। मतलब जैसे जनरल वैक्सीनेशन बनाते थे
कि इसको वायरस को बीट कर दो, उससे बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा दो। लेकिन इसकी जगह हम अपने देसी काम भी कर सकते हैं। दही से इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, लहसुन से बढ़ा सकते हैं, अदरक से बढ़ा सकते हैं। ये इनको खाने में इंक्लूड करें तो बढ़ा सकते हैं। आपका विटामिन ए जो वाली सब्जियां जैसे गाजर है, खुबैनी है, अंडा है, दूध है, पनीर है और आपका ये सोयाबीन है, मशरूम है, इन सभी हम विटामिन ए बढ़ा सकते हैं और डी की मात्रा बढ़ा सकते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम का आते हैं। इसके अलावा आप जैसे लौंग है, यदि एक्सीडेंट बढ़ भी गया, लौंग को चाय में डाल कर 2 पिला दीजिए, काफी हद तक एक्सीडेंट कम हो जाएगा और उसको खा भी लें बाद में तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात की, लेकिन डॉक्टर शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। डॉक्टर शरद लखोटिया जी, अगर हम बात करते हैं वैक्सीन को लेकर, क्योंकि सार्स के टाइम पर हमने देखा, मर्स के टाइम पर हमने देखा, जब वो वायरस आए तो उस वायरस के जाने के बाद कई सालों बाद हमें वैक्सीन मिली और उसके खास तौर पर भुगतना भी पड़ा, क्योंकि जब वो वैक्सीन तैयार हुई तब तक वो बीमारी खत्म हो चुकी थी। अब आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो फाइनल ट्रायल की स्टेज में वैक्सीन पहुंच चुकी है, उसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वैक्सीन जो है ये कोरोना का यही कारगर उपाय है और विश्व में अभी यही मान्यता है कि वैक्सीन से ही कोरोना का उपाय संभव है। तो ये मान के चलना है कि अलग अलग जगह पे जहां जहां वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, जो भी ट्रायल सबसे पहले क्लियर होगा और ह्यूमन ट्रायल में प्रूव होगा साइंटिफिकली, वही वैक्सीन बाजार में आएगी, चलेगी और कई कंपनियां एक साथ ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बना सकती हैं और इसमें वेरिएशंस भी आ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की बात ये भी हो रही है कि इम्यूनिटी किसी में 2 महीने रहेगी, 4 महीना रहेगी, कितने समय तक रहेगी, उसकी जो एंटीबॉडी बनेगी वैक्सीन की, क्या ये लंबे समय तक रहेगी। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो फिलहाल जो देश विदेश की सभी ओपिनियन है, ये कह रही है कि ये खत्म नहीं होने वाली है बीमारी, ये चलेगी तो वैक्सीन ही इसका खाली कारगर उपाय है। तो ये बात हमें क्लियर समझनी चाहिए कि वैक्सीन ही हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है इसका ट्रीटमेंट के लिए। और जितनी जगह ट्रायल हो रहा है सभी जगह, जैसे ऑक्सफोर्ड में आपने बताया, अभी 300 पीपल पे ह्यूमन ट्रायल अभी हो रहा है और उसके रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। लेकिन इसी तरह की प्रॉमिसिंग सिचुएशन अलग अलग जगह पे अलग अलग जहां ट्रायल हो रहे हैं सभी ने बताई है। जो वैक्सीन सबसे इजीली जी बिल्कुल जो माफी सबसे चाहती हूँ, पहले अवेलेबल होगी वही कारगर होगी। बिल्कुल मैं आपको रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन नंद किशोर जी पे कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात को लेकर। यदि इम्यूनिटी हमारी ज्यादा अच्छी रहेगी तो इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो इम्यूनिटी को ज्यादा बढ़ाइए। और ये मैं मानता हूँ कि ये वैक्सीन अच्छी रहेगी, लेकिन कॉस्टली भी होगी। आम पब्लिक इसको झेल नहीं पाएगी यदि सरकार इसमें हेल्प नहीं करेगी। इसके लिए आपके पास में यदि ये आप दही खाते हैं, लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं, तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी बच भी रहेगी। यदि लहसुन आप तब तक खाएं जब तक बॉडी से स्मेल ना आने लगे, तो आपकी इम्यूनिटी नॉर्मलाइज हो गई, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीजों से जो अपने किचन में अवेलेबल है, इनसे हम काफी हद तक लाभ उठा सकते हैं कोरोना वायरस में। अभी तक ये देखा गया है जितने भी आयुर्वेद के ट्रीटमेंट हुए हैं, वो चाहे राजस्थान में हो, गुजरात में हो, वो सब जगह सक्सेस रहे हैं। और पहले भी हमारे यहाँ सर्दी जुकाम तो होता रहता था, वो भी वायरस से होता है, तो उसमें इफेक्टिव रहे, तो इसमें भी इफेक्टिव रहे हैं। अभी कुछ ट्रायल जयपुर में हुए हैं, वो काफी इफेक्टिव बताए गए हैं। कुछ पतंजलि में भी किए, वो भी इफेक्टिव बताए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपके घर में हल्दी है, हल्दी इसमें काम करती है। आपके घर में मुलैठी भी होती है, वो भी काम करती है। आपके घर में लौंग है, वो भी काम करती है। तो यदि इन्फेक्शन हो भी जाए तो हल्दी, लौंग और आपकी मुलैठी, दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है। काफी अच्छी रिकवरी देखी गई है। यानी एक तरफ अगर देखा जाए, हम वैक्सीन की जब बात कर रहे हैं तो घरेलू चीजें किस तरह से हमें संक्रमित होने से बचा सकती हैं, उसके बारे में नंद किशोर जी आप बताना चाह रहे हैं, और क्या क्या चीजें वो हो सकती हैं वो भी आपने बताया। क्या इन सब चीजों को मिलकर भी एक दवाई बन सकती है? क्योंकि अभी अगर हम आयुर्वेदिक खासतौर पर दवाई की बात करते हैं तो कोरोनिल नाम भी हमने सुना, लेकिन अभी फिलहाल कोरोनिल के विज्ञापन पर सरकार ने रोक लगाई, जिसको लेकर ये कहा गया कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ जो चीजें हैं वो नहीं पूरी हो पाई हैं। इस वक्त मैं, क्योंकि रोहित बहाना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रोहित बहाना, अगर मैं बात करती हूँ एक वैक्सीन की, तो इसके कितने स्टेज हो सकते हैं इस ट्रायल के?
देखिए प्रिया जी, वैक्सीन ट्रायल के मोटे मोटे 3 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। डिफरेंट वैक्सीन अब डिफरेंट स्टेजेस में हैं। फेज 1 में हम इनिशियल एक्सपेरिमेंटल करते हैं एनिमल्स पे, माइस पे, चिंपैंजीज पे और पिग्स पे, या जो भी एनिमल हमें लगता है कि मोस्ट सूटेबल है। फेज 2 में हम ह्यूमन ट्रायल करते हैं छोटे छोटे नंबर पे, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के लिए। फिर फेज 3 पे हम फेज 2 के रिजल्ट्स के बेसिस पे बड़ा ट्रायल करते हैं, जिसमें टिपिकली 8-10 हजार हम लोग ह्यूमन वॉलंटियर्स यूज करते हैं, ताकि हमें बड़ा डेटा मिले सेफ्टी का, इफेक्टिवनेस का, इम्यूनिटी कितना काम कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और क्या हम इसमें चेंजेस करने चाहिए वगैरह। बहुत सी कंपनीज फेज 2 और फेज 3 को कंबाइन कर देती, विच इज नॉट ए बैड अप्रोच। अब जैसे ऑक्सफोर्ड में उन्होंने शुरू में एनिमल्स पे किया, चिंपैंजी पे किया, फिर उन्होंने फेज 2 में ह्यूमंस पे किया, 360 या ऐसे कुछ नंबर था उनका। अब 10,260 इंग्लैंड में उन्होंने एनरोल किए हैं, 2-3 हजार ब्राजील में कर रहे हैं, फ्यू थाउजेंड साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं, कीनिया में बात चल रही है। एस्ट्राजेनेका अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ 30,000 वॉलंटियर्स अमेरिका में एनरोल करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टेज काफी कंपनीज ने शुरू कर दिया है। अब एस्ट्राजेनेका ने अपने 2 या 3 मिलियन डोजेज को बनाना चाहा है। उसका प्लान था कि 30 मिलियन डोजेज वो तैयार कर लेगी सितंबर अक्टूबर तक, पर अब वो शायद अक्टूबर नवंबर में जाके होगा। इसी तरह अमेरिका के साथ उसका जो $1 बिलियन का पैक्ट हुआ है एस्ट्राजेनेका का, अमेरिका ने 400 मिलियन डोजेज स्केलिंग अप टू 1 बिलियन डोजेज का पैक्ट किया है। यूरोप ने एस्ट्राजेनेका के साथ 400 मिलियन डोजेज का पैक्ट किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 100 मिलियन डोजेज के बात शुरू कर दी है। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि 40 करोड़ तो इसी साल में मिल जाएगी, यानी कि 2020 के अंदर। जी, यहाँ पे बात ये आती है कि जो सबसे पहले आ रही है, देखो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले और सबसे बढ़िया, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस टाइम पे हम जब ऑक्सफोर्ड की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले वाली बात कर रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सबसे पहले आने की उम्मीद है कि 2020 के एंड तक तो थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पर हाँ 2021 के शुरू में 3-4 महीने में यस कमर्शियल स्केल पे आ जाएगी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की। पर सवाल ये है कि क्या वो सबसे बढ़िया साबित होगी। आप इंपीरियल कॉलेज का, जिसका अभी 2 दिन पहले से ट्रायल स्टार्ट हुआ है, उन्होंने परसों अपने पहले ह्यूमन वॉलंटियर कैथी को इंजेक्ट किया है लंदन में। वो वैक्सीन एक सेल्फ एम्प्लीफाइंग mRNA के बेसिस पे बन रही है, saRNA बोलते हैं वो, सेल्फ एम्प्लीफाइंग RNA। ये एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, जो जितना हमें इंपीरियल की वैक्सीन के बारे में समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर वो वैक्सीन की सेफ्टी अगर इस्टेब्लिश हो गई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से भी लॉन्गर टर्म इम्यूनिटी दे। लेकिन इंपीरियल वैक्सीन आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अभी उनका पहला ह्यूमन वॉलंटियर परसों इंजेक्ट हुआ है। आज वो लोग 3 से 4 नए वॉलंटियर्स इंजेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो लोग अपने फर्स्ट फेज को प्रोग्रेस करेंगे। बाय द एंड ऑफ द ईयर दे आर प्लानिंग की फेज 2 फेज 3 करेंगे। तो उनकी वैक्सीन आने में नेक्स्ट ईयर मिडल से एंड तक हो सकता है। ठीक है, बट जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जिस प्लेटफॉर्म पे उनकी वैक्सीन बेस्ड है, वो एक टोटली डिफरेंट सिंथेटिक प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट है, जो कि किसी ने और डेवलप नहीं किया अभी तक। इवन मॉडर्ना का जो मैसेंजर आरएनए का कॉन्सेप्ट है वो भी पार्टली सिंथेटिक है। बट इंपीरियल का जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंपीरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड दोनों से बेटर है। साइनोवैक की जो वैक्सीन की आप बात कर रहे थे, साइनोवैक को अबू धाबी में फेज 3 के लिए परमिशन मिल गई है, वो फेज 3 अबू धाबी में कर रहा है। इसी तरह जो बीजिंग की दूसरी वैक्सीन है वो भी यूएई में कर रही है।
13 वैक्सीन बिल्कुल तैयार हो रही हैं, जो अभी अगर हम देखें तो अपने बेहतर स्टेज में पहुंच रही हैं। और अलग अलग देशों की अगर हम बात करें, चीन के भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लगातार वैक्सीन की बनाने के दावे कर रहे हैं। नंदकिशोर जी, डॉक्टर नंदकिशोर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नंदकिशोर, एक बड़ा फासला रहा है जब हम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक की बात करते हैं। ऐसे में आप डॉक्टर नंदकिशोर जी से किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब कोरोनिल की खास तौर पर लॉन्चिंग हुई उस समय पर यह कहा गया कि आयुर्वेद सबसे ज्यादा सक्षम है, क्योंकि सबसे पहले वही पूरी दुनिया में कोरोना को खत्म करने की दवाई लेकर आया है। अभी मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ये हजारों वर्ष पहले लिखी गई हैं और पहले भी अभी इफेक्टिव थी, आज भी इफेक्टिव है, लेकिन हम इनको अपनी चीजों पर विश्वास नहीं करते। विशेषकर जितनी फार्मा कंपनी है वो आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए तुली हुई है। कोरोना जो ये रामदेव ने बनाई उसमें कुछ इफेक्टिव सब्सटेंस है, जैसे तुलसी है, ये एंटीवायरल है, भुआंवला है, एंटीवायरल है। इस तरह लौंग जो है ना, जो एक्सीडेट होता है उसको ऑक्सीजन की प्रोविजन को बढ़ाती है। सौंठ भी ऐसे ही करती है। इस तरह लहसुन है, लहसुन में बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होते हैं जो इसको खत्म करने में काफी सहायक होते हैं। फ्री रेडिकल्स को चेक करते हैं और इसको कोरोना में लाभ को बचाते हैं। ये आज की चीज नहीं, बहुत पुरानी चीजें हैं जो पहले से लिखी हुई हैं। उन्हीं हम क्योंकि कहाँ पे पिछड़ रहे हैं कि हम दवाइयों, जो विदेशी दवाई कंपनी है उनके चक्कर में फंसकर हम अपनी सिस्टम को भूल रहे हैं। यदि दोनों मिलकर हम काम करें, इंडियन, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी वाले हो, तो यदि हम मिलकर काम करें तो वर्ल्ड को हम कुछ नया दे सकते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट में काम नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे की काम खींचने में लगे रहते हैं। अब मैंने जो भी चीजें बताई आपको, घरेलू चीजें बताई, इनको करके देखिए कितना लाभ होता है। आप खुद आप दही खाना शुरू कर दीजिए और दही में लहसुन डाल खाना शुरू कर दीजिए, देखो कितना लाभ होता है। इम्यूनिटी, जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोई भी बीमारी हमें नहीं लग सकती। यहाँ तक कि हल्दी हम खा रहे हैं, ये एंटी कैंसरस भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। सबसे पहले हम चीनी, मैदा और ये नूडल्स वगैरह बंद कर दें ताकि बच्चों की इम्यूनिटी बनी रहे। आपके घरों में मच्छरों को भगाने के लिए वेपर्स लगाते हैं या कोई टीका जलाते हैं या कोयल जलाते हैं, इनको बंद कर दीजिए। देखो बच्चों की इम्यूनिटी कैसे अच्छी होती है। थोड़ा सा व्यायाम करिए, अच्छी नींद लीजिए, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी, फिर आपको किसी दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डॉक्टर शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोरोना का जो इलाज है वो है आपको उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करना। जो वैद्य जी बता रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी ये हमारे हर्ब्स से होती है, मिलती है, ये सच्चाई है। ये भारत में हम अलग अलग तरह की हर्ब्स, हल्दी से लेके आपके सिनेमम से लेके, आप अदरक से लेके, लौंग से लेके, तुलसी से लेके, इतनी सारी चीजें हम हर समय इस्तेमाल करते हैं और आम लोग आज भी काढ़ा बना के पीते हैं, ज्यादा दवाइयां नहीं खाते हैं और इम्यूनिटी बड़ी अच्छी रहती है। तो ये सच्चाई है कि अच्छी इम्यूनिटी करने के लिए आपको खान पान भी आपको बढ़िया इम्यूनिटी डेवलप करानी है। दूसरा है आपको मानसिक स्थिति आपको बहुत ध्यान से अच्छी रखनी है। स्ट्रेस आज के दिन आपकी इम्यूनिटी खत्म कर रहा है। खाली खाने से ही नहीं होगा। इम्यूनिटी के लिए आपको प्रसन्न रहना, खुश रहना, अच्छा सोचना, अच्छा विचार रखना, अच्छा कल्याण की भावना रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजिकली आपको बोलते हैं इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी मानसिक स्थिति को बहुत सुंदर बना के रखना है। फिर तीसरी बात है कि जो साइंस है वो आपको मेडिकल तरीके से एंटीबॉडीज तैयार करके या आपको उसकी वैक्सीन बना के उसके अगेंस्ट में प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को। तो वो एक इलाज, वो एक साइंटिफिक लेवल का, वो तीसरे नंबर का है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो और आपका रहन सहन तरीका, सोचना समझने का अच्छा हो, तो 90 से 95% लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, कुछ नहीं आएगी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब हमारे बहादुर जवानों को कोरोना हो जाता है, जो विश्व चैंपियन, विंबलडन चैंपियन, उनको कोरोना हो जाता है, तो स्ट्रांग लोगों को भी कोरोना हो सकता है, ऐसा नहीं है। वहां पे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक वैक्सीन का अपना रोल है। लेकिन मेजॉरिटी आम लोगों के लिए टेक होम मैसेज ये है कि जब तक कोई वैक्सीन या कोई कारगर उपाय ना आए, अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनाए, अच्छा खान पान और जो हमारे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक तरीके से जो खाने की गुणवत्ता है और डाइटिशियन जो मेडिकल साइंस के हैं, उनको मिला के एक अच्छी डाइट लें, मानसिक अपना स्तर बढ़िया सुंदर बनाए रखें,
प्रेम भावना रखें, जन कल्याण, विश्व कल्याण की भाषा सोचेंगे तो आपका मन हर समय खुश रहेगा। इन चीजों के साथ आगे बढ़िए और जिंदगी को सुंदर बनाइए और काम करिए। ये कोरोना के लिए मेरा बिल्कुल टेक होम शरद मैसेज लखोटिया है। जी, टिल द आपने टाइम वैक्सीन कम एंड गिव्स यू द कई चीजों का जिक्र किया और कैसे इम्यूनिटी बढ़ सकती है, खास तौर पर भारतीयों के लिए कितना जरूरी है ये सब चीजें। लेकिन डॉक्टर रोहित बैनर्जी, हम इस बीच वैक्सीन की कीमतों को नहीं नकार सकते, क्योंकि खुशी तो बहुत है कि जल्द ही वैक्सीन मिल सकती है, लेकिन इसकी कीमतें कितनी होंगी ये भी फिलहाल कोई नहीं जानता। और क्योंकि हम बात लगातार इस वैक्सीन को लेकर कर रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है कि अब ट्रायल के आखिरी स्टेज में है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले माफ कीजिएगा अगर आप अलाउ करें जी तो जी जो पहले दो एक्सपर्ट्स ने कहा, मैं थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट उस बात से बिल्कुल बिल्कुल एक्सप्रेस करना चाहूंगा अगर जी इजाजत हो तो। जी 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 देखिए, बॉडी की स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जरूरी नहीं है कि एक पहलवान या एक एथलीट या एक सोल्जर जो मस्कुलरली और बॉडीली बहुत ही स्ट्रांग है उसका इम्यून सिस्टम भी उतना ही स्ट्रांग होगा। ये चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है कि बॉडी की स्ट्रेंथ अलग चीज है, इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ अलग चीज है। अब इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है जनरल इम्यूनिटी और एक आता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जनरल इम्यूनिटी होती है जो श्री नंद किशोर जी ने और श्री लखोटिया जी ने बोला कि आप हर चीज हर की चीजें खाइए, आयुर्वेद की चीजें खाइए, हल्दी वाला दूध पीजिए, च्यवनप्राश हम लोग बचपन से खाते आए हैं, हमारे सब लोगों को खिलाया जाता है, इस तरह की चीजें खाइए। उससे बॉडी में जनरल इम्यूनिटी डेवलप होती है कि किसी भी तरह के इंफेक्शन या किसी भी तरह की चीज को रेजिस्ट करने की ताकत, वो एक चीज है। हम यहाँ जो कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब है कि स्पेसिफिक कोरोना से लड़ने की क्षमता, वो क्षमता बॉडी की जनरल इम्यूनिटी की स्ट्रेंथ से भी आ सकती है, हर्ब्स और आयुर्वेद की चीजें खा के, और वो स्पेसिफिक कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन से या इंफेक्शन से भी आ सकती है। एक्टिव और पैसिव और वो सब कुछ मैं पहले आपके चैनल पे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अब मैं आपकी क्वेश्चन पे आता हूँ, कॉस्ट ऑफ वैक्सीन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, जेनर इंस्टीट्यूट और सब लोग एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने बड़ी क्लियरली ये बात कह दी है कि जब तक पैंडेमिक है तब तक हम लोग हमारी वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो है CHAdOx1 उसको नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे। और जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, एस्ट्राजेनेका भी इसी लेवल पे काम कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ यूके ने $100 मिलियन लास्ट वीक और दिए हैं ऑक्सफोर्ड की रिसर्च को। तो ये गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है और अपना इंस्टीट्यूट भी बना रही है हैवेल, ऑक्सफोर्ड शहर में गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, फेडरल गवर्नमेंट ने $1 बिलियन एस्ट्राजेनेका को वैक्सीन के लिए दिए हैं ताकि वो वैक्सीन पब्लिक को नो प्रॉफिट नो लॉस पे दी जा सके। जो सीरम इंस्टीट्यूट का टारगेट है वो यही है कि इंडिया की प्राइसेस के हिसाब से वो, यानी रोहित बैनर्जी, हम ये समझ सकते हैं जिन चीजों का आपने जिक्र किया और जो लगातार कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ संस्थान कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में हम कोशिश यही करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस को ना देखते हुए कोशिश की जाए कि कम से कम कीमतों पर वैक्सीन मिल सके। डॉक्टर नंदकिशोर जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी छोटा सा। जी, हम तो मैडम यही कहना चाहेंगे कि घर पे अपना खान पान ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। घर में जो फिनाइल वगैरह यूज करते हैं उनको बंद कराइए, वो इम्यूनिटी को रिड्यूस करते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो स्वस्थ रहेंगे। और एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, इनको मिलकर काम करना चाहिए भारत के लिए, कम से कम देश के लिए, ताकि हम अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यक्ति पैदा कर सकें, यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ा सकें और सबको लाभ दे सकें। हमारा सिद्धांत यह है, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः। विराम है जी, दिमाग से उतर गए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही नंदकिशोर जी। आवाज ठीक नहीं आ रही। चलिए, फिलहाल आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। और ऐसे में हम वैक्सीन को लेकर बात कर रहे थे। जब हम बात करते हैं होम्योपैथी, एलोपैथी और खास तौर पर आयुर्वेदिक की,
तो ऐसे में सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अगर कोई भी वैक्सीन तैयार होती है, कोई भी कोरोना से लड़ने वाली दवाई बनती है, तो वो पूरी दुनिया के लिए काम आएगी, क्योंकि 90 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त संक्रमित हो चुके हैं और चिंता इस बात की है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाती है तो कई लोगों की चिंता तो कम होगी ही। इस बीच कोरोना महामारी के चलते इस वक्त जो दशा बनी हुई है पूरी दुनिया की, उससे भी निजात लोगों को मिल पाएगा। लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस वैक्सीन के ट्रायल के आखिरी स्टेज को लेकर आज हमने कई चीजें जानने की कोशिश की और हमने खास तौर पर इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से भी जाना कि किस तरह से किन किन स्टेजेस से होकर एक वैक्सीन गुजरती है और कितने समय में यह हमें आगे आने वाले दिनों में मिल सकती है। हालांकि अगर हम बात सीरम इंस्टीट्यूट की करें, जो खास तौर पर भारत के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत के साथ हाथ मिलाकर कोशिश कर रही है कि जब तक इस वैक्सीन का फाइनल ट्रायल होता है तब तक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन तैयार होकर दुनिया में पहुंचाई जा सके। लेकिन इसका कितना लाभ मिलेगा, इसको भी देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। फिलहाल चलिए इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।